जब पहलगाम का हमला हुआ सर, 60 देशों ने इस हमले की निंदा करी, लेकिन हम दुनिया को ये नहीं समझा सके कि ये पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है। अगर आप आतंकवादी हमला हमारे ऊपर करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही सख्त होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलते हैं, उसके बाद भी यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं दिखता है। पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद ट्रंप ने कहा, आई एम विद द पीपल ऑफ इंडिया, आई एम विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। पर इस बार तो उन्होंने कहा दिस शुड नॉट बी एस्केलेटेड, दिस शुड डी-एस्केलेट। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इन दोनों के बागा और मेगा के बीच में मेगा हो सकता है। मेगा मतलब बहुत बड़ा। आप अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ और मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिति ऐसा जो गंभीर है जो आप बता रहे हैं। पर्दे के पीछे एलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच क्या हुआ? दोनों पर्सनालिटीज बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज हैं और दो स्ट्रांग पर्सनालिटीज एक रूम में नहीं रह सकती। हमारी अध्यक्षता में बहुत अच्छे पैराग्राफ्स थे जो कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर सकते। कंसेंसस रीच हुआ था कि वासुदेव कुटुंब, वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत एक देश है जो और उनके छत्रछाया। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रतिष्ठित लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया, जिसमें से एक हमारे पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। इन्होंने अपने 38 वर्षों के शानदार करियर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2020 से 2022 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया और विशेष रूप से 2023 में भारत में G20 अध्यक्षता के दौरान चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में उनकी भूमिका बहुत सराही गई। इनका राज्यसभा में मनोनीत होना न केवल कूटनीतिक करियर का सम्मान है, बल्कि संसद में उनके दृष्टिकोण और अनुभव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समृद्ध तरीके से रखने की ये अवसर भी प्रदान करेगा। तो श्रृंगला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। और मैं शुरुआत करना चाहती हूं जो प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए कहा। कल जब गजट नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में जो लिखा, जो ट्वीट किया, मैं उन शब्दों को पढ़ना चाहती हूं आपके बारे में जो उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा, वो इंग्लिश में था, मैंने ट्रांसलेट इसे किया है। उन्होंने ये कहा कि श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने एक राजनयिक, बौद्धिक और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा हमारी G20 अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। खुशी है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। उनके अनूठे दृष्टिकोण संसदीय कार्रवाई को काफी समृद्ध करेंगे। तो ये ट्वीट जब प्रधानमंत्री आपके लिए करते हैं, यू आर अ फॉर्मर डिप्लोमैट सर, तो ये शब्द जब पढ़े आपने तो क्या मन में क्या भाव आया?
मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी, और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना भारी जिम्मेवारी सौंपा है जी। और उन्होंने सोचा है कि मैं इसका काबिल हूँ, और मेरी तरफ से मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा हाँ। कि हमारे जनता के हित में, हमारे देश के हित में जो भी संसद सदस्य के रूप में मैं कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। और आपका जो सवाल था, जो जब मैंने देखा ये ट्वीट, तो मुझे एक तो बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मेरे बारे में एक ट्वीट किया था। जी। मेरा मैं कह सकता हूँ कि एक प्रिविलेज था और एक ऑनर था जी। कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मुझे काफ़ी मौका मिला। पहले जब मैं यूएसए में राजदूत था, और उसके बाद जब विदेश सचिव के रूप में मैं दिल्ली आया था, तो 2.5 साल के लिए, करीबन 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ काफ़ी करीबी में हमारी काम हुई। जी। और मुझे उनका काम करने का स्टाइल का भी थोड़ा सा आइडिया मिला कि कैसे करते हैं, कैसे मतलब राजनीति अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कैसे होता है, और कैसे हमारे देश में इतना परिवर्तन आया है। हमारे देश में मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से जो हमारे देश को देखते हैं, इसमें जो परिवर्तन आया है, मेरे जो मेरा सोच है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही कोशिश, और जितने भी उन्होंने हमारे देश को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर में जो काम किया है, उसका नतीजा ये है कि आज भारत को जब दूसरे देश देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, ये एक टेक्नोलॉजी का रिपोजिटरी है, इनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसका टैलेंट कोई देश का मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप कुछ आइडिया था कि ये नॉमिनेशन आने वाली है, और या फिर जस्ट केम एज अ सरप्राइज टू यू? 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ये ज़रूर हमें बताया है कि कुछ हम आपका उपलब्ध करेंगे। अच्छा। तो फोन आया था उनका? फोन आया था प्रधानमंत्री जी के, और ये भी मेरे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी का जितना मतलब उनका भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जी, वो देखते हुए भी इन्होंने मुझे स्वयं फ़ोन किया जी, और ये ज़रूर बताया कि कुछ हम आपका उपलब्ध के लिए हम करने वाले हैं। हाँ। और ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। हाँ। समझते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने अगर ये जिम्मेवारी दिया है, तो हम पूरी तरह, मैं आश्वासन देता हूँ कि पूरी तरह जो कुछ भी हम कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। और संसद सदस्य होने के बावजूद थोड़ा सा बेसिस भी होता है, जो काम मैं अभी भी कर रहा हूँ ऑन द ग्राउंड, वो हम बढ़ा सकते हैं, और भी लोगों के हित में हम कर सकते हैं। श्योर। मैं ये इंटरव्यू सर फोकस करना चाहती हूँ आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ पर। आप एक ज़िंदगी भर, पूरा करियर आपका एक डिप्लोमेट के जैसा बीता है, और इस साल जो सबसे बड़ी घटना अभी तक हुई है, शुरुआत में ये इंटरव्यू की उसी से करूँगी। ऐसा है सर कि पाकिस्तान के साथ जो स्थिति हमारी अभी बनी हुई है आजकल, भारत की पॉलिसी, आपने भी कई बार कहा है कि टेररिज्म को लेके ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भारत की, और दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो 5-6 बड़े देश हैं, उनकी भी ऐसी ही पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप राजदूत रहे हैं वहाँ पर। मगर इस बार जब पहलगाम का हमला हुआ सर, तो पहलगाम के हमले के लिए तो लगभग 60 देशों ने इस बात की निंदा करी, इस हमले की निंदा करी सर, लेकिन कोई भी देश, किसी भी देश ने खुले तौर पर पाकिस्तान स्टेट को, पाकिस्तान की सरकार को इस हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये क्यों हुआ? कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस में कहीं ऐसी कमी आई कि हम दुनिया को ये नहीं समझा सके कि ये पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर ग्लोबल व्यू लें जी, तो आज जब आप देख रहे हैं जो मतलब दुनिया में जो स्थिति है जी, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जितने लड़ाइयाँ चल रहे हैं, जितना अनसर्टेनिटी है, वो शायद कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अभी तक इतना मतलब
ऐसा परिस्थिति कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं आया। हाँ। वो कहते हैं कि 22 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दुनिया में, जी इसमें से 2 तो बड़े, मतलब उससे भी बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है जो यूरोप में हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में, और मिडल ईस्ट में जी, इजराइल और पैलेस्टीन और अब ईरान। जी तो ये सब देखते हुए अभी दुनिया में घबराहट बहुत ज़्यादा है, ओके और ज़्यादातर देशों का यही सवाल है कि कैसे मतलब शांति हो, कैसे मतलब हम सेटल कर सकते हैं, कैसे ठीक है। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर सही बताया कि पहलगाम के आतंकवादी हमला के बाद सभी देशों ने काफ़ी मतलब इसका निंदा किया, सभी देशों ने बताया कि ये मतलब कंडेम किया इसका, ये आतंकवादी हमला, और इन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो हक है, ये भारत जो मतलब इस काउंटर टेररिज्म का जो है वो ज़रूर एक मतलब रिस्पांस का एक हिस्सा तो होगा ही जी पर ज़रूर आप अगर देखें तो जब लड़ाई हुई तो न्यूक्लियर इशू पे भी कुछ चर्चाएं चली, जी कुछ आवश्यकता तो थी कि ये तो नहीं होना चाहिए कि एक थर्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। जी पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जब मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ जी सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया गया था, जी और कई डेलीगेशंस दुनिया में के देशों में जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं वहाँ गए थे, तो हमें ये ज़रूर बताया गया कि देखिए फॉर्मली तो हमारा पोजीशन ये है, पर इनफॉर्मली हम आपको ये कह सकते हैं कि आपका जो रिस्पांस, जो न्यू नॉर्मल हम कहते हैं, और उसका भी मैं बताऊंगा, आपका जो रिस्पांस रहा ये बड़ा क्लियर रिस्पांस, मजबूत रिस्पांस रहा, और इसमें हम ज़रूर इसका मतलब नोट कर लिया है, बहुत मतलब टॉप लेवल्स पे नोट कर लिया, और ये मैसेज ज़रूर जाएगा नीचे, और हम जब पाकिस्तान के साथ हम संपर्क करेंगे इसका ज़रूर हम ये फैक्टर उन देशों ने आपसे ये कहा, इनफॉर्मली मैं कह रहा हूं, इनफॉर्मली कहा, औपचारिक और अनौपचारिक जी जो जी जी रूप में, जी जी और तो फॉर्मल जो मतलब कंसल्टेशंस होते हैं उसमें तो इन्होंने ये कहा कि देखिए हम भी शांति चाहते हैं, जी और डायलॉग और डिप्लोमेसी भी होना चाहिए, जो हम भी कहते हैं दूसरे जी, जी, देशों को, जी, हम भी exactly, कहते हैं हाँ। कि देखिए हमें भी शांति चाहिए, और शांति के लिए आप डायलॉग और डिप्लोमेसी आप इस्तेमाल कीजिए, हाँ और इसमें जो हम कर सकते हैं हम तैयार हैं आपको मदद करने में। जी तो ये रिस्पॉन्स दूसरे देशों का भी रहा, क्योंकि ये माहौल है आज का ग्लोबली, जी पर सभी देश जानते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियल ऑफेंडर है, जी और इतिहास में देखें तो ये मतलब स्टेट स्पॉन्सर और टेररिज्म है, जी और हमने इनको साफ साफ बताया कि देखिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में के बीच में ये गैप अभी नहीं रहा, नहीं है, कोई गैप और नहीं वो है, हमने भी देखा जब ये इनके जब ये फ्यूनरल हो रहा था तो उस समय पाकिस्तानी आर्मी के सारे ऑफिसर्स थे वहाँ ऑफिसर्स पर, और हाँ। शासन के भी ऑफिसर्स जी थे, जी जी बिल्कुल, तो ये जो लिंक है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच, इसमें कोई मतलब गैप नहीं है। सर मोर देन एस्टैब्लिश्ड लिंक है सर यहाँ पर। आप अगर कह रहे हैं, दिस ऑफ कोर्स इज अ रिलीफ कि आप कह रहे हैं कि इनफॉर्मली देशों ने आपसे ये अश्योरेंस आपको दिया है कि पाकिस्तान से जब बात करेंगे तो इस मुद्दे पर भी बात होगी। मगर पिछले हफ्ते श्रृंगला सर ब्रिक्स कंक्लूड हुआ, और ब्रिक्स के डेक्लेरेशन में जो रियो डी जेनेरो में डेक्लेरेशन हुआ, उस ब्रिक्स के डेक्लेरेशन में भी ये देखा गया कि आपने कंडेम तो किया पहलगाम के अटैक को, लेकिन आपने पाकिस्तान के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर रादर ऑपरेशन सिंदूर पे चुप्पी थी, क्योंकि सर देखिए जब हमला हुआ तो सबने कहा हमला गलत हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो सबने क्या कहा सर? सबने ये कहा कि हम चाहते हैं शांति बहाल हो, हम चाहते हैं सिचुएशन एस्केलेट नहीं हो। तो एक परसेप्शन सर ये थोड़ी सी बन रही है, और परसेप्शन एक बन रही है कि भारत कहीं दुनिया को ये कन्विंस करने में फेल कर रहा है, या माहौल बनाने में फेल कर रहा है, या दुनिया को इस बात का भरोसा दिलाने में फेल कर रहा है कि ये पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेरर। अब सर सोचो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलते हैं, आप उसकी हत्या पाकिस्तान में जाके करते हैं, उसके बाद भी यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
हमारे साथ खड़ा नहीं दिखता है, बाकी हर देश की भी यही स्थिति है। तो ये जो परसेप्शन बन रहा है कि हम नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं दुनिया को, ये क्यों? अगर ब्रिक्स का स्टेटमेंट देखें जी। तो पहली बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रेफरेंस है। पहली बार है ये? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब है कि पाकिस्तान से जो टेररिज्म आया है हमारे देश में, जो हमला हुआ था, तो ये क्रॉस बॉर्डर, इसका मतलब है स्पेसिफिकली तो कोई मल्टीलैटरल डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा कि पाकिस्तान से आतंकवादी हमला हुआ, क्योंकि ये मल्टीलैटरल डॉक्यूमेंट्स का नेचर है, स्पेसिफिकली बताते नहीं है जी। पर जब क्रॉस बॉर्डर शब्द यूज होता है तो इसका ये मतलब है पाकिस्तान से ही हमला हुआ है और इसका सभी रिकग्नाइज करते हैं। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया में थे, जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ जी सर, और उसी वक्त जब हमला भी हुआ, उस जॉइंट स्टेटमेंट में भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लिखा है। सऊदी अरेबिया ने पहली बार क्रॉस बॉर्डर मतलब इन्होंने स्वीकार किया कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। बट इज इंडिया सैटिस्फाइड विद दैट सर? यू एज द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। इट इज वेरी सिंपल। आप पाकिस्तान का भाई जिक्र करेंगे तो ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम ही आना चाहिए, ये ज़रूरी है कि लोग को रिकग्नाइज करना चाहिए कि टेररिज्म वहाँ से आ रहा है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, कूटनीतिक शब्दों में इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रहा है हमारे क्रॉस बॉर्डर, हमारे यहाँ, तो क्रॉस बॉर्डर रेफरेंस सऊदी अरेबिया में भी था, क्रॉस बॉर्डर रेफरेंस ब्रिक्स में भी रहा है, और ब्रिक्स में ये भी कहा है कि जिन्होंने जहाँ से भी ये फाइनेंशियर्स, स्पॉन्सर्स, ऑर्गेनाइजर्स टेररिज्म है, उनको जस्टिस में ले आना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए और उनको अकाउंटेबल भी करना चाहिए। बहुत रेस्ट्रेन्ड रहते हैं ये स्टेटमेंट्स भी। हाँ, इस नेचर ही है ये डिप्लोमेसी है। का। हाँ, डिप्लोमेसी है। पर मेरे ख्याल से जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस यूएसए गए, यूके गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जापान गए, वहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छे रहे। जो फ्यूचर हमने में देखा, मदद होगी, आपको ऐसा लगता है? फ्यूचर में ज़रूर ये फर्क पड़ेगा। एक तो ये सभी को ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मिला है कि ये जो न्यू नॉर्मल है, इसका मतलब है कि हम मतलब एक फर्म स्टांस ले गए जी। अब पहले आप अगर देखें, मतलब जब टेररिस्ट आतंकवादी हमले होते थे, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम फिर टॉक शुरू कर देते हैं जी। शर्म अल शेख में 2008 में आपने देखा कि हमने टेररिज्म और टॉक्स का डीलिंग कर दिया। हमने कहा कि कॉम्पोजिट डायलॉग भी होगा, पर ये टेररिज्म अगर कुछ हमले होंगे तो इस पे असर नहीं होगा जी। तो ये अब नहीं रह गया। अब हमारा पोजीशन बड़ा सिंपल है कि अगर आतंकवादी हमला हो, हमें यकीन हो कि इसे पाकिस्तान से आ रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर नहीं होगा, उनके ऊपर। जो हम करना है, जो फर्म रिस्पॉन्स है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुंह तोड़ जवाब जो हम देंगे वो होगा। वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। सेकेंड, जैसे मैंने कहा कि वही गैप हमने नहीं देखा, टेररिस्ट और नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट और जो स्टेट है पाकिस्तानी स्टेट, इनके अंदर कोई गैप नहीं देखा। थर्डली, हमने देखा कि ये जो इस बार हमने ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल का ब्लफ भी हमने मतलब रिजेक्ट कर लिया है कि जो जब भी पाकिस्तान कहते हैं कि हम ये न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा, हमने जो कन्वेंशनल साइड पे है उस पे मतलब फोकस किया है। कन्वेंशनल से न्यूक्लियर जाने में बहुत मतलब गैप है। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो आप न्यूक्लियर थोड़ी जाएंगे, इसमें 1 to 100 तो होगा, हम 10 भी नहीं गए अभी। तो ये गैप हमने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम स्वीकार नहीं करेंगे। जी। पर श्रृंगला सर, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि शुरुआत ऑफ कोर्स 7th के अर्ली मॉर्निंग में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, वो दिन, और फिर 9 से 10 की रात में फिर जब हमने वापस स्ट्राइक किया, उसके बाद अचानक से प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एक ट्विटर पर बयान आता है कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया। तब तक ना भारत ने कुछ कहा था, ना पाकिस्तान ने कुछ कहा था। इस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ में जो वैसे ही लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में हर चीज़ की क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो इससे आपको, आप बताइए, आप यू बिन द फॉरेन सेक्रेटरी सर, अब आप राज्यसभा में हैं, इन्हीं मुद्दों को आप उठाएंगे। आपको लगता है कि नुकसान हुआ है भारत की छवि को प्रेसिडेंट ट्रंप के ये वाले कारनामे से, इस स्टेटमेंट से? आपने ज़रूर बताया, सही तरह बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद उन्होंने
क्रेडिट लेने की कोशिश की। वो क्यों लेने की कोशिश की वो तो वही जानते होंगे। हमारी तरफ से हमने कह दिया कि मीडिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ना तो हमने मांगा मीडिएशन। जी, तो हमारी पोजीशन तो क्लियर वो हो तो गया। कश्मीर के मुद्दे पर ये बात हो रही थी सर, मगर जब वो कह रहे थे कि मैंने सीज फायर, आई ब्रॉट देम टू द टेबल, और ये सीज फायर हमने करवाई, और फिर भारत ने भी इस बात को फिर अग्री ही किया कि ठीक है इसके बाद अटैक्स नहीं होंगे, क्योंकि वो अटैक्स तो हमने लगभग 10 एयर स्ट्रिप पाकिस्तान के एक रात में तबाह कर दिए थे, और वो अटैक्स अगर आगे चलती तो अब पाकिस्तान को उस एक ही रात में घुटने पर ले आया था भारत ने। पर ये एक लोगों के बीच में एक ये परसेप्शन था कि इसे और चलना चाहिए था। अगर आप पाकिस्तान इस तरीके से भारत के साथ कर रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में आके भारत क्यों रोके अपने अटैक्स को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए सीक्वेंस क्या था जी। 7 तारीख की रात को जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थी वो था कि ये जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उस पर टारगेट करें। जो हमारे स्ट्राइक्स थे पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान के, वो एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स थे, जिससे कुछ 100 आतंकवादी के जी, मौत हुई। जी। और उसमें से 5 हाई वैल्यू आतंकवाद थे जो यूएन के लिस्ट में भी थे, प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट जी। में। उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी मतलब जनरल लेवल पे हमारे सिविलियंस को भी टारगेट किया, तो बहुत ड्रोन और एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक वगैरह किए। उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि हमने पहले ही साफ साफ बताया कि हमारा जो हित था वो सिर्फ काउंटर टेररिज्म पे था। जी। तो एक आतंकवादी हमला हुआ, हमने रिस्पॉन्ड किया और हमने पिन पॉइंटेडली कोई कोलैटरल डैमेज, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं था, किसी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को हमने मतलब डैमेज नहीं किया। तो हमारा जो हित था वो पूरी तरह हमने कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पांस डिस्प्रोपोर्शनेट था जी। और उसके बाद हमें रिस्पांस करना पड़ा। हमने जो रिस्पांस दिया, ऐसा रिस्पांस दिया कि पाकिस्तान को मतलब कोई मतलब ऑप्शन नहीं था बल्कि हमारे यहाँ आने के लिए और ये सीज फायर का प्रस्ताव देने के लिए। ठीक है। तो उस टाइम हमने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? मैं तो सिर्फ मतलब एक आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ, ना तो शासन में। मुझे लगता है कि हमारा जो गोल है एक तो बड़ा टारगेटेड है, काउंटर टेररिज्म। हमारा गोल ये नहीं है कि हम युद्ध शुरू करें जी सर दूसरे देश से जी। और आप अगर देखें तो हम आज 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, चौथी पोजीशन पे हैं। हमारा एक मतलब विजन है, टारगेट है, एक विजन है कि हम विकसित भारत बने जी, और हम उसी मतलब रास्ते में चल रहे हैं। और हमारा मतलब सरकार की क्या मतलब गोल होगी? सरकार का तो विकास होगा, लोगों के भलाई के लिए काम करने का है। अगर युद्ध हो तो क्या परसेप्शन रहता है कि भारत एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी है। ओके। उसमें इन्वेस्टमेंट्स का भी इम्पैक्ट होगा, उसमें आपका डेवलपमेंट का इम्पैक्ट होगा, रेमिटेंसेस का इम्पैक्ट होगा। ठीक है। और पाकिस्तान को कोई नुकसान तो नहीं होगा, वैसे भी फेल्ड स्टेट है। आपने देखा है कि इस बजट में भी जबकि इन्होंने इतना IMF से लोन वगैरह लिया है, इनका डिफेंस स्पेंडिंग 20% से इंक्रीज हुआ है जी। बल्कि इनके सारे मतलब स्पेंडिंग जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो दूसरे विकास के तरफ जो स्पेंडिंग होना चाहिए था वो मतलब 10% से घट गया है। ठीक है। तो जब पूरा स्पेंडिंग घट रहा है, आप डिफेंस को 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? अब और कर क्यों रहे हैं आप? कुछ वजह तो होना चाहिए आपकी। हम तो कुछ आपको थ्रेट नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप हमें हमला कर रहे हैं, उसका हम रिस्पांस दे रहे हैं। तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, जो मैं सोचता हूँ हमारे लोगों के हित में नहीं है कि हम युद्ध में चले युद्ध में जाए। अगर युद्ध में जाएं तो हम जरूर मतलब विजेता प्राप्त करेंगे, उसका कोई डाउट नहीं है। ठीक है। जितना युद्ध चलेगा उतना हम मजबूत होंगे, क्योंकि हमारा इकोनॉमी है, हमारा सप्लाई चेन अच्छे हैं, हमारा इंडिजिनियस प्रोडक्शन है, आत्मनिर्भर भारत की प्रोडक्शन है। हाँ। और ये पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता है इसका। पर तब भी आपको लगता है कि एक डिस्ट्रैक्शन है जो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है? इकोनॉमी और लोगों के लिए अच्छी नहीं है। अब अल्टीमेटली बेनिफिट तो लोगों के लिए है, या तो जो गुनाह होगा वो तो लोगों के खिलाफ ही होगा। और मुझे लगता है कि ये जो आतंकवादी हमला इन्होंने प्लान किया है, इस कारण से किया है कि हमें मतलब जो हमारी ऐसे मतलब हमारी तरफ से हम आगे बढ़ी जा रहे हैं, जो भारत एक देश की तरफ, हमारी इकोनॉमी, हमारे लोगों का, हमारे विकास जैसे बढ़ रहा है, हमारे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और हम मतलब $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक बनेंगे, जी। जो जिस रेट से हम जा रहे हैं। जी।
तो ये मतलब इनका जो लगता है, इनका मतलब ऐसा फीलिंग है कि भारत को ये हमें रोकना चाहिए, और इस प्रयास पे ये इन्होंने किया। तो हमें इसमें थोड़ी जानना है कि इनका रिस्पांस मतलब ये होना चाहिए, में नहीं फॉल करना है। हाँ, तो ये ट्रैक में हमें नहीं जाना है, पर देखते हैं जैसे मतलब जैसे होगा रिस्पांस प्रोपोर्शनेटी होगा। श्रृंगला सर, ये पहली बार ऐसा देखा गया है अभी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अपने घर पे होस्ट करते हैं, लंच के लिए होस्ट करते हैं। ये पहले कभी भी नहीं हुआ है। मैं पीछे बैकग्राउंड भी देख रही थी कि कभी ऐसी कोई इंस्टेंस हुई, ये कभी भी नहीं हुआ है। और ऐसे समय पर आप उसे होस्ट कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने पहलगाम में जो किया वो किया। और ऐसी बात नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार इसके पीछे है। उसके बावजूद आसिम मुनीर को वहाँ होस्ट किया जाता है वॉशिंगटन में। एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देखना चाहिए जी, कि यूएस का मतलब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, और यूएस का शायद इरादा था कि इसमें हम दाखिल हों, मतलब वो बंकर बस्टर बॉम्ब वगैरह जो हैं, और अगर स्थिति मतलब बढ़ गया और युद्ध बढ़ा तो यूएस को भी कुछ उपाय तो चाहिए। इराक के साइड से उपाय नहीं है, ईरान के जो आसपास जो हैं इनके जो नेवी जो था वो तो ईरान के मतलब कोस्ट लाइन पे था, पर कुछ लैंड रूट्स भी चाहिए, सप्लाई रूट्स चाहिए, कुछ इवैक्यूएशन रूट्स चाहिए। तो मेरे ख्याल से इनका यही प्रयास था कि पाकिस्तान को इस मतलब ये ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट और यूएस के इन्वॉल्वमेंट के मुद्दे पर कंसल्ट करना और उनको कोऑप करना कि अगर ऐसी हो तो एक तो ओवरफ्लाइट इनके मिसाइल्स एयरक्राफ्ट वगैरह, सेकंड सप्लाई लाइन, थर्ड इवैक्यूएशन अगर कुछ हो तो ईरान में, अगर युद्ध बढ़ गया तो ठीक है, तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रायोरिटी था। सेकेंडली अब ये जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया गया और राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं उनको मिले, तो ये लगता नहीं है कि ये मतलब किसके हाथ में इस देश में पार है। मतलब ये प्रिटेंस ऑफ डेमोक्रेसी तो निकल ही गया। वो प्रिटेंस निकल गई। कोई मतलब प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जो देश चला रहा है वो तो आर्मी चीफ चला रहा है। तो ये भी स्थापित हुआ कि कोई मतलब जो यूएस का मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत सालों से है, सेंटकॉम जो इनका सेंट्रल कमांड है, वो पाकिस्तान के साथ संपर्क रखते हैं और काफ़ी मतलब उनके साथ पहले से ही काफ़ी मतलब चीज़ें चल रहे हैं। तो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन इनका है, पर ट्रंप के फर्स्ट टर्म में इन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दिया था। इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी स्टेट है और उन्हें एकदम यूनिलैटरली बंद कर दिया। उसके बाद ये कभी रिस्टोर नहीं हुआ, जो मिलिट्री असिस्टेंस यूएस पाकिस्तान को हर साल देती थी। तो ये मुद्दों पे पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे अफगानिस्तान के मुद्दे। अफगानिस्तान के बाद फिर कुछ टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान पे, अब ईरान का आ गया तो फिर इंटरेस्ट हो गया। तो आपको लगता है कि ये जो लंचन मीटिंग थी ये ईरान के ही कॉन्टेक्स्ट में है। और कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाहिए। जो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिश्ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और ख़ास तौर से पिछले 10-12 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं मतलब ये इसको बढ़ाया है, वो रिश्ते अभी सभी सेक्टर्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इसको कोई मतलब हिला नहीं सकता। जो रिलेशनशिप अभी है, तो ये हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। हमारे डिफेंस में हमारे अच्छे मतलब ये इंटर ऑपरेबिलिटी भी है, और हम इनके डिफेंस इक्विपमेंट भी ले रहे हैं, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बहुत अच्छा संबंध है। मतलब 40 लाख तो हमारे भारतीय ओरिजिन के यूएस नागरिक हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इतनी बड़ी चीज़ है। हमारे टैलेंट है, हमारे कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, यूएस कंपनीज यहाँ मल्टी सेक्टर कोऑपरेशन वो हटेगा नहीं, ठीक है, और वो आगे ही बढ़ते जाएगा, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी अगर ये 1-2 चीज़ें हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप का भी एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, उनका कैरेक्टरिस्टिक ये है, क्योंकि ट्रंप फर्स्ट टर्म में तो मैं था वहाँ पे, तो मैंने काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया उनको,
कि अगर इस साइड जा सकते हैं तो उस साइड भी जा सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका? अभी इस साइड मतलब इन्होंने जो आप कह रहे हैं, इनको आसिम मुनीर को लंच दिया, हाँ। इन्होंने कुछ कमेंट्स दिए, हाँ। और कल कुछ कमेंट्स या कुछ हमारे साइड से भी वो बताएंगे हाँ। पॉजिटिव। जैसे मैंने बताया इनको, इन्होंने ही पाकिस्तान का मिलिट्री असिस्टेंस खत्म कर दिया था। तो सर इसीलिए मैं आपसे ये और एक अब क्वाड समिट के लिए भारत आने का इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। जी। तो मेरे ख्याल से ये मतलब इनका जो परसेप्शन है, हाँ। एक तो बड़े पॉजिटिव हैं इंडिया के ऊपर। हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी, आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कभी पॉजिटिव ही पॉजिटिव कहते हैं। हाँ, इसे जो भी स्टेट वेरी क्लोज फ्रेंड हमेशा वैसे ही एड्रेस करते हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो कनेक्ट है वो रहेगा। श्रृंगला सर, आपने एक पॉइंट अपने जवाब में ये बात बताई कि उनके फर्स्ट टेन्योर में किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ बड़ा कड़ा रुख था उनका। ऑलमोस्ट टेरर स्टेट ही वो पाकिस्तान को कंसिडर करते थे, कहते भी थे, और बहुत नेगेटिव थे पाकिस्तान को लेकर। इसलिए शायद एक कॉन्फिडेंस इंडिया में बढ़ी थी कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की तो बुरे दिन शुरू होंगे। वो हुआ नहीं। मगर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि उनके पहले टेन्योर से और इस टेन्योर को आप जब कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ बदला दिखता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। जो हम लोग जो स्टोरीज आती हैं सारे एरियाज में है ना, बदले तो हर चीज में है वो, मगर पाकिस्तान को लेके जो बदला रुख है उनका, जो कुछ स्टोरीज आती हैं इंटरनेशनल मीडिया में भी, जो स्टोरीज छप रही हैं, वो एक ऐसी बात। अब आप लोगों को तो पर्दे के पीछे क्या होता है पता रहता है सर, इसलिए जानना चाहती हूँ आपसे कि पाकिस्तान से लेना देना क्या है ट्रंप का, क्योंकि कुछ बातें उनके परिवार के बारे में भी आती हैं कि उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लेकर, उनका पाकिस्तान से एक तरीके का रिश्ता है, हैवी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, पैसों का मामला है, उनके घर के लोग इन्वॉल्व हैं, और शायद इस वजह से ये रुख पाकिस्तान की तरफ जो उन्होंने इस बार अपनाया है वो बिल्कुल 180 डिग्री अलग है अपने पुराने रुख से। ये इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, हमने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स वगैरह देखे हैं जी, और कितना उसमें सच्चाई है और कितना मतलब सच नहीं है हम कह नहीं पाएंगे पब्लिक, साधारण नागरिक के रूप में हम। मैं एज फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, एज फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस के तरीके से पूछ रही हूं। काफी टाइम हो गया है तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा कि मतलब क्या इसमें क्या है, पर हम सभी पढ़ रहे हैं कि कुछ ना मतलब कुछ कॉन्टैक्ट तो हुए हैं, कुछ एक्सचेंजेस तो हुए हैं। नेशनल क्रिप्टो सेंटर तो काउंसिल तो पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, हालांकि क्रिप्टो करेंसी बैंड है वहाँ पे जी। तो कुछ रिश्ते जो पर्सनल लेवल पे तो हो रहा है। हाँ। इसका क्या संबंध है यूएस शासन से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाएंगे, ठीक है। सर, आप उस वक्त एम्बेसडर टू यूएस थे जब हाउडी मोदी को ऑर्गेनाइज किया गया था, आप लोग ऑल ऑफ यू वर पिवटल इन दैट। उस वक्त जो माहौल था वहाँ का, मैं भी एनआरजी स्टेडियम में मैं खुद थी जब ये प्रोग्राम हो रहा था हाउडी मोदी का, और हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये नारा दिया था ट्रंप के लिए कि अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरीके के रिश्ते दो नेताओं के बीच में, भारत के प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में कभी भी इतिहास में नहीं देखा गया। हार गए उस बार वो, लेकिन इस बार जब वापस आए तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ देश में नहीं मार्केट्स में भी दिखी कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आ रहे हैं। मगर सर, जब से वापस आए तब से मुझे लगता है कि भारत और यूएस के रिश्तों में काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की परेशानियां देखने में मिली। जैसे आप आते से उन्होंने इमिग्रेंट्स को वापस किया, बेड़ियों में बांध के वापस किया, उसकी ऑप्टिक्स ऐसी थी कि किसी के भी मन को विचलित करे वो। लेकिन चलिए, मैं समझती हूँ कि पहले भी ये हुआ है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि इमिग्रेंट्स को वापस किया गया। उसके बाद ये पहलगाम की बात आई और हमें हर किसी को लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये ऐसा क्राइसिस का वक्त था जब उन्हें भारत के साथ सॉलिडली खड़े होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। अब देखिए, टैरिफ ट्रेड डील की भी बात हो रही है। एक डेडलाइन थी कि 9 जुलाई तक उसे खत्म होना है, अभी तक वो भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। वो हर बार सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को धमकाते हैं कि वो इस तरीके से टैरिफ्स बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ जो हो रही है, क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है सर? मतलब आप लोगों ने तो, यू हैव बीन द फॉरेन सेक्रेटरी, यू टेल मी, क्या ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, आप देखिए, पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद ट्रंप ने क्या कहा,
उन्होंने कहा आई एम विद द पीपल ऑफ इंडिया, आई एम विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब उस जैसे हमने डिस्कस किया, वो दूसरी बात थी कि इन्होंने कहा कि मैंने मीडिएट किया, उसका तो हमने एनालाइज किया उस सिचुएशन का, पर उनका रिस्पांस बहुत ही स्ट्रांग था। पुलवामा में जब आतंकवादी हमला हुई थी 2019 में, मैं यूएस में था, उस टाइम उन्होंने कहा कि इंडिया हैज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ट्रंप ने कहा। तो पर इस बार तो उन्होंने कहा दैट आई वांट दिस शुड नॉट बी एस्केलेटेड, दिस शुड डी एस्केलेट। हाँ, एस्केलेशन का मुद्दा तो ज़रूर आया, और एस्केलेशन का मुद्दा मेरे ख्याल से इनके मन में न्यूक्लियर इशू पे भी था, क्योंकि आपको याद होगा जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम ना तो चाहते हैं ना तो हम इसमें दाखिल हो सकते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो कुछ टाइम तो उन्होंने दिया। उसके बाद जब ये न्यूक्लियर मुद्दे पाकिस्तान ने शायद आगे बढ़ाया, तो इनको हो सकता है कि इनको लगा कि थोड़ा सा कंसर्न तो होगा इस पे, पर फिर भी जो उन्होंने किया उनका इशू है। हमारे साइड से तो कुछ मतलब मीडिएशन की तो सवाल ही नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रेड डील पे जो आप कह रहे हैं, ट्रेड डील पे इन्होंने हमें जो कंपैरेटिव लेवल पे अगर देखें, उनकी क्लोजेस्ट एलाइज क्या है, जापान है, कोरिया है, उनको तो वो लिस्ट में रखा है जिसमें 30% से ज़्यादा ड्यूटीज उन्होंने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा वियतनाम के ऊपर, मलेशिया के ऊपर, थाईलैंड के ऊपर, कई देशों, बांग्लादेश के ऊपर इन्होंने भारी ड्यूटीज लगाए। हमारे ऊपर ऐसे ड्यूटीज तो नहीं लगाए। उन्होंने ये कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको नेगोशिएट करने में। हमारी डेलीगेशन वहाँ पे है, हम जब बात कर रहे हैं तो हम अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं। जो डील मतलब टू साइड म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। म्यूचुअली बेनिफिशियल मतलब आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ यूएस को फायदा हो या हमें फायदा हो, तो दोनों को फायदा हो। तो ये डील नेगोशिएट हम कर रहे हैं। ये बार बार कहते हैं कि बहुत अच्छा डील होगा इंडिया के साथ, और अच्छा ही होगा क्योंकि हमारे दोनों देशों का फायदा होगा। आपको ये जरूर ख्याल में रखना चाहिए कि यूएस हमारे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स हम उनको $45 बिलियन ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं जो वो हमें करते हैं। तो एक ट्रेड इम्बैलेंस भी है इसमें। तो ये देखते हुए एक ट्रेड डील तो अच्छा है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूएई के साथ किया है, एफ्टा के साथ किया है, यूके के साथ किया, तो जो आपके लार्जेस्ट पार्टनर हैं उनके साथ तो ट्रेड डील तो होना चाहिए, ताकि आपके सप्लाई चेन वगैरह अलाइन हो उसी के साथ। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि एक ट्रेड डील यूएस के साथ किया जाए। ट्रंप के फर्स्ट टर्म पे भी ये नेगोशिएट हो रहा था, पर कोविड वगैरह के कारण से हम उसको मतलब कंक्लूड नहीं कर पाए। ठीक है, पर अभी एक मौका है कि हम इनके साथ ट्रेड डील ऐसी तरह करें जो हमारे प्रोडक्ट्स भी का भी मार्केट एक्सेस बढ़े। और तो इतना समय क्यों लग रहा है सर? समय तो लगेगा, कॉम्प्लेक्स डील्स है ना, इसमें मतलब 2-3 महीनों में करना बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल से अभी भी हम लगे हुए हैं, शायद डील हो सकता है जुलाई तक हो, हमें पता नहीं है। ठीक है, पर जब तक हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि और दूसरे देश में तो इन्होंने यूनिलैटरली लगा दिया ड्यूटी, तो कंपैरेटिव लेवल पे हम ठीक है। और देखिए यूएस में भी काफ़ी मतलब ऊपर नीचे हुआ है। इनका भी $35 ट्रिलियन का एक पॉजिटिव डेफिसिट है। तो ये देखते हुए ट्रंप को मतलब चुना गया, मतलब चुनाव में ये जीते थे, और उनका मैंडेट है, वो तो मैंडेट फुलफिल कर रहे हैं। तो हम इस मैंडेट में कैसे मतलब हमारे जो रिश्ते हैं, जो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं यूएस से, वो कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम हमारा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इन दोनों के मागा और मेगा के बीच में मेगा हो सकता है। मेगा मतलब बहुत बड़ा। तो ये भी हो सकता है कि हम ये बैलेंस ढूंढें, और बैलेंस ट्रेड में होगा, बैलेंस डिफेंस में होगा, बैलेंस टेक्नोलॉजी में होगा, बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स में होंगे। आप अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं? मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिति ऐसा जो गंभीर है जो आप बता रहे हैं। 1-2 इंसिडेंट्स हैं। अब देखिए ट्रंप के इतने सारे कमेंट्स हैं, हर रोज 100 ट्वीट्स होते हैं उनकी तरफ से,
हर रोज़ किसी देश के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, तो हमें एक एक शब्द लेके हमें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि रिलेशनशिप रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हमें लार्जर पिक्चर देखना चाहिए। और मुझे पूरी तरह यकीन है कि ये ज़रूर जो कनेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच, और जो हमारे दो रिश्तों के कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है, वो ये रिलेशनशिप को आगे ले जाएगा। और हम इस पे हमें इतना मतलब आवश्यकता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे लगता है। ठीक है सर, देखिए आप लोग अलग अलग जगह पर आप लोगों ने सर्व किया है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या चलती है वो अंदर की खबर आप लोगों को रहती है, इसलिए ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कुछ आइडिया आपको कि ये पर्दे के पीछे एलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच क्या हुआ, इस तरीके की सिचुएशन बन गई कि अब एक मतलब अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, एंड देन जो रिटेलिएशन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एलॉन मस्क के, एक इतना जल्दी डिटोरिएशन एक रिश्ते का होना, क्या वजह होगी, आप लोगों को क्या पता है? नहीं, मैं तो अगेन एक ऑब्जर्वर जो दूर से देखते हैं जी, मुझे लगता है कि ये दोनों पर्सनालिटीज बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज हैं। ओके। और दो स्ट्रांग पर्सनालिटीज एक रूम में नहीं रह सकते हैं, तो किसी ना किसी को जाना है। राष्ट्रपति जी तो नहीं जाएंगे, तो इलॉन मस्क को जाना पड़ा मतलब इनके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा था। अच्छा। क्योंकि इनका काफ़ी सब्सिडीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये क्लाइमेट चेंज के जो बिल में IRA बिल में वगैरह मिल रहे थे, और ये जो बजट था ट्रम्प का, इसमें स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो रहा था, तो ये डॉज से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन था। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो मस्क हेड कर रहे थे, और दूसरी तरफ अब देखें तो जो सब्सिडीज इनको मिल रहे थे वो भी कम, उनको भी मतलब काट दिए गए, बच्चे जो क्लाइमेट चेंज के जितने भी सब्सिडीज थे। तो इसमें ज़रूर इनका बिजनेस इंटरेस्ट को भी नुकसान हुआ। तो वो सब देखते हुए थोड़ा सा ये मतलब जो आप कह रहे हैं, जो इनके बीच जो विवाद हुआ, वो ज़रूर किसी मुद्दे से भी हुआ और पर्सनालिटी के कारण से। पर्सनालिटी क्लैश आपको लगता है, ये ज़्यादा पर्सनालिटी क्लैश है? पर मेरे ख्याल से अगर इंटरेस्ट कोइंसाइड करें तो फिर वापस भी आ सकते हैं। अब इलॉन मस्क ने एक नया मतलब पार्टी भी अभी खोला। हाँ, अमेरिका पार्टी भी खोल दिया उन्होंने। ये देखना है कि इसमें कितना मतलब इसको ये पार्टी को कितना सपोर्ट मिलेगा, कैसा मतलब रिस्पांस होगा पब्लिक की तरफ से। पर ये मुझे नहीं लगता है कि ये जो इनके बीच में जो विवाद है, ये मतलब चलता रहेगा या बढ़ेगा, ये परमानेंट नहीं लगता? परमानेंट नहीं लगता। मतलब ये दोनों वापस साथ में आ सकते हैं, ऐसी आपकी समझ है? हाँ, जहाँ पे इनके इंटरेस्ट कोइंसाइड करें तो फिर वापस आ सकते हैं। ओके सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो आप यूएस में भी, UN में भी पोस्टेड थे, यूनाइटेड नेशंस में भी पोस्टेड थे, यूनेस्को में भी आपने काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो देश हैं, उन देशों में से, और कॉन्टेक्स्ट ये रखिए सर कि जब भी भारत में क्राइसिस होती है तब उस वक्त इन देशों में से जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से ऐसा कौन सा देश है जो श्रृंगला सर कहेंगे कि वो भारत का पक्का सच्चा दोस्त है, हर क्राइसिस में भारत के साथ खड़ा रहता है? देखिए, डिप्लोमेसी में पक्का सच्चा दोस्त का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप नेशनल इंटरेस्ट, आप राष्ट्रीय हित पे काम कर रहे हैं जी, तो जहाँ पे इंटरेस्ट होगा आप कोइंसाइड करेंगे जी। पर जो मैंने देखा, खुद देखा है कि कम से कम 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 का तो कोऑपरेशन हमें मिला है। यूएस के साथ, यूएस की तरफ से, रशिया की तरफ से, यूके की तरफ से, फ्रांस की तरफ से कोऑपरेशन मिला है। जो मुद्दे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमारे लिए कुछ इनके महत्व हैं, उन पे ज़रूर कोऑपरेशन मिला है। जैसे कि जब हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में थे 2020-21 में, हम नॉन परमानेंट मेंबर्स थे जी। और हमारे जो एजेंडास थे, जैसे कि ये काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, साइबर सिक्योरिटी, इसमें ये सभी देशों ने काफ़ी कोऑपरेट किया। और चीन ने भी मतलब ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, उन्होंने मतलब वो हमारे साथ चलने में कोई मतलब परेशानी नहीं दिखाई इन्होंने। तो हमारा कोऑपरेशन रहा इन 5 परमानेंट मेंबर्स के साथ।
पर जबकि जो बड़े मुद्दे हैं इन पे तो ये 5 भी एग्री नहीं करते हैं। यूक्रेन पे कोई मतलब पॉजिटिव रेजोल्यूशन नहीं निकला, मतलब मीनिंगफुल रेजोल्यूशन नहीं निकला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, ना तो मिडल ईस्ट पे निकल सकता है क्योंकि इनके विवाद ऐसा है और ये इश्यूज पे इनके पोजीशंस इतने इसमें इतना अंतर है कि ये कोऑपरेट कर नहीं पा रहे हैं। और जब कर नहीं पा रहे हैं तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी डेडलॉक्ड है। और जब डेडलॉक्ड है तो मेन जो पर्पस था यूएन बनाने का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आखिरकार यूएन इसीलिए बनाया कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे एक बॉडी जो हो, यूएन के मेन ऑर्गन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो निर्णय लें और उसमें मतलब पीस मतलब दुनिया में शांति ले आए। तो ये कभी भी सफल नहीं हुए, पर अभी जो विवाद चल रहा है वो तो और भी सीरियस हो गया। और बहुत कम मुद्दे हैं जहाँ पे ये परमानेंट 5 मतलब एक साथ एग्री कर सकते हैं, ये सहमत होते हैं। और जब ये नहीं सहमत होते हैं तो कोई रेजोल्यूशन नहीं बन सकता है क्योंकि वीटो पावर है इनके पास जी। तो ये स्थिति है कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मतलब दुनिया के, जो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो देश मतलब विजेता प्राप्त किए थे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। उस टाइम तो हम तो एक मतलब इंडिपेंडेंट देश भी नहीं थे। आज अगर देखा जाए तो इतने सारे देश हैं जो मतलब ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। भारत है एक, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है। तो बहुत सारे देश हैं ऐसे जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका कोई मतलब मैंडेट नहीं है, सीरियस मैंडेट। ओके। तो ये देखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी डेडलॉक्ड है। तो डिसीजन मेकिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाएंगे, जैसे G20 में सभी देश हैं, मतलब पावर्स भी हैं, इमर्जिंग पावर्स भी हैं, तो ग्लोबल साउथ के भी रिप्रेजेंटेशन है। तो इससे फर्क पड़ता है कि आपके जो निर्णय हैं G20 में, जैसे हमारी अध्यक्षता में यूक्रेन पे बहुत अच्छे मतलब पैराग्राफ्स थे जो कि मतलब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर सकते थे। और ये हमारे फिलॉसफी के अनुसार ये मतलब कंसेंसस रीच हुआ था कि वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। और उसी बेसिस पे हम कह रहे थे कि ये रिजॉल्व करना है। तो अगर G20 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे इनके मतलब मैंडेट, इनका मैंडेट था, तो आउटकम पॉजिटिव होते। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कि मतलब 1945 में क्रिएट हुआ था और उस टाइम से अभी तक कोई मतलब परिवर्तन नहीं आया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कैसे मतलब दुनिया के जो आज की जो मतलब समस्याएं हैं, एक तो पीस एंड सिक्योरिटी पे मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पर दूसरे हालात में जो विकासशील देशों हैं, बहुत सारे देश तो इंडेटेड हैं, मतलब अपने कर्जे पे नहीं कर पा रहे हैं और कई मतलब इंडेटेड होने के मतलब एज में हैं। तो ये देखते हुए मतलब हमें लगता है कि जो सबसे सीरियस मुद्दे हैं आज के दिन में, चाहे कि क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंडेटेडनेस, पीस एंड सिक्योरिटी, वो इस मुद्दों पे यूएन इतना इफेक्टिव नहीं है जो इस बॉडी को होना चाहिए। तो सर आप क्योंकि आपने वहाँ काम किया है, वो एक अलग दुनिया ही है, यूनाइटेड नेशंस की एक अलग दुनिया है। यू हैव बीन पोस्टेड देयर। भारत या कोई भी देश, वहाँ पर बड़े अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं जो हमें दूर से देख के समझ में आता है। हर देश का अपना एक स्टैंड है, किस इशू पर किसके साथ जाना है, किस इशू पर एब्सटेन करना है, किस इशू पर विरोध करना है। अलग अलग लॉबिंग होती हैं, लॉबिंग की बड़ी बड़ी ग्रुप्स होती हैं। ये सारी चीज़ें जो यूनाइटेड नेशंस में चलती हैं, ये आपने वहाँ काम किया है, इसलिए वो क्या है वो दुनिया, अंदर कैसे नेविगेट करते हैं आप जैसे डिप्लोमेट वहाँ जब काम करते हैं, तो किस तरीके से नेविगेट किया जाता है? तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के जो दुनिया में जबकि जो मेन पावर्स, जो पहले के जो पावर्स थे, वो सहमत नहीं होते हैं, उनके कंसेंसस नहीं होता है, तो दूसरे जो पावर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, जैसे कि भारत है, भारत का जो योगदान है ग्लोबल अफेयर्स में, वो आज बहुत ही बड़ा है।
जी कोविड टाइम में देखें कि किसी देश ने जो मतलब खुद ही वैक्सीन प्रोड्यूस किए, जी शेयर नहीं किया, सिर्फ भारत ने शेयर किया जी वैक्सीन जी मैत्री के बिल्कुल अनुसार। तो और हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हमने मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों को मतलब डायरेक्टली इनके जो बेनिफिट्स थे डायरेक्टली अकाउंट में भेजे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो भारत का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी, ये हम दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, दूसरों देशों के साथ हम इनको इनके कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये देखते हुए मतलब इस दुनिया में एक मल्टीपोलर ऑर्डर आना चाहिए और यूएन इसी पे मतलब ये मेन एसेंस ऑफ यूएन जो है ये एक मल्टीपोलर ऑर्डर जहाँ पे बहुत सारे देश अपने जो कैपेसिटी के अनुसार ग्लोबल गुड के लिए काम करें। जी और आपको याद होगा कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्रस्ताव दिया था कि G20 को एक स्पेशल सेशन कन्वीन करना चाहिए मार्च 2020 में। और सऊदी अरेबिया तो उस टाइम अध्यक्ष थे G20 के, उन्होंने स्पेशल सेशन कॉल किया था उस टाइम। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि दुनिया में एक ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि G20 एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक मुद्दे पे मिल नहीं रहा, ये ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे पे ये कन्वीन हुआ है और ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन मॉडल आना चाहिए। और भारत एक देश है जो दुनिया के ग्लोबल गुड के लिए काम कर रही है। ओके और ये इमेज आज है ग्लोबल साउथ में। जब आप देखते हैं तो कंट्रीज का प्रधानमंत्री जी का सम्मान क्यों हो रहा है? मतलब लोग कहते हैं कि विकासशील देशों, ये गरीब देश होंगे पर ये सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी के क्योंकि इन्होंने मदद किया, क्योंकि भारत ने इन देशों को मदद किया। तो उनकी हृदय से आ रहा है कि आपको हम सम्मान करें। जी तो ये हमें देखना चाहिए कि हम भारत का एक बहुत ही बड़ा योगदान है इंटरनेशनल स्टेज पर। और ये हम इसको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये हमें भविष्य में जी भारत का जो राइज है जी एक जो देश है, एक जो मतलब जो पीस, जो शांति एडवोकेट करती है हमारे फिलॉसफी के अनुसार, वासुदेव कुटुंबकम, इस फिलॉसफी को लेके दुनिया में हम कैसे मतलब कंट्रीब्यूट करें, दुनिया को कैसे हम आगे बढ़ाएं बिना मतलब लड़ाई और युद्ध के बिना। और ये आप अगर यूएन में देखें तो यूएन में भी यही है कि देश एक साथ आते हैं और निर्णय लेते हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डेडलॉक है पर काफ़ी जगह मतलब देश आके अपने मतलब मुद्दे रेज करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो सांसद की तरह है, ये ग्लोबल पार्लियामेंट है, ग्लोबल पार्लियामेंट जो सब आके मतलब अपने जितने भी मुद्दे हैं वो रेज करते हैं और उस मुद्दों पे जहाँ पे कंसेंसस होता है तो निकालते हैं। और ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे कंसेंसस हो सकती है जैसे कि डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक मुद्दों पे, और ऐसी चीज़ें हैं जो पीस एंड सिक्योरिटी पे मतलब कंसेंसस पाना मुश्किल होता है। तो इसमें हमारा योगदान, यूएन में भी हमारा योगदान बहुत ही बड़ा है और दुनिया में बड़ा है। तो ये हमें ज़रूर देखना चाहिए कि भारत का मतलब दुनिया में क्या योगदान है और प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद का कंट्रीब्यूशन पीस और सिक्योरिटी पे भी। और यूक्रेन भी गए थे, रशिया भी गए थे, कितने हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ये दोनों देश को जाके एडवाइस कर सकते हैं इस पे। तो ये एक तो है। और सेकेंडली कैसे हम मदद कर सकते हैं, आप दूसरों को मदद कर सकते हैं जहाँ पे आपका कैपेसिटी हो मदद करने। तो हमारे आत्मनिर्भर भारत से हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, डेली हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। और जो प्रोडक्ट्स हम पहले भारत में नहीं बना रहे थे, सेमीकंडक्टर्स का उदाहरण लीजिए आप। अभी इतने फैब के प्लांट्स आ गए हैं, गुजरात में है, असम में है, दूसरे स्टेट्स में आ रहे हैं। तो हम सेमीकंडक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। और जब हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं कि आपके सेमीकंडक्टर्स नहीं है, हम आपको ये बेच सकते हैं, दिला सकते हैं। तो ऐसे करके जितने भी मतलब एरियाज है, रेयर अर्थ्स है, आज इस पे काफ़ी मतलब चर्चा चल रही है, इसकी शॉर्टेज है, इसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज है। ये भी एक वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड की तरह इसका भी मतलब अवेलेबिलिटी कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें हमारी कैपेसिटी भी, जो रेयर अर्थ्स मिशन हमने शुरू किया है कि रेयर अर्थ्स का माइनिंग और प्रोसेसिंग हमें भारत में ही करना चाहिए।
और जहाँ जहाँ माइंस वगैरह हो वहाँ से हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी करें ताकि हमें डायरेक्ट सोर्स मिले, तो हमारे सप्लाई लाइन्स भी ठीक हैं, ठीक हो। हाँ। तो ये सब देखते हुए हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। लॉबिंग कितनी होती है यूएन में? लॉबिंग होती है। अगर लॉबिंग जहाँ भी होता है, जहाँ भी देखें, गिव एंड टेक तो होता ही है। हाँ। यूएन में जब नेगोशिएशंस होता है, हाँ। तो नेगोशिएशन में गिव एंड टेक है कि आपको कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, और इस बीच में क्या हमारा मतलब मीटिंग पॉइंट क्या हो सकता है। इसमें आप भी कुछ देंगे, हम भी कुछ देंगे, या हम लेंगे और आप लेंगे। ठीक है। तो ये लॉबिंग मतलब ये नेगोशिएशंस कहते हैं, और उसमें लॉबिंग भी होता है। हम आपके पास जाएंगे, हम कहेंगे कि आप अगर ये इसको सपोर्ट करेंगे तो हम ये कर सकते हैं आपके लिए, तो ये लॉबिंग भी होता है। तो यूएन में लॉबिंग तो नेचुरल है। हाँ, अब अमेरिका में देखिए लॉबिंग तो ऑफिशियल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिक्लेयर कर दीजिए, आप लॉबी कीजिए। कांग्रेस में लॉबीज होते हैं, सभी के लॉबीज, देश के लॉबीज होते हैं, मतलब दूसरे देश के जो यूएस में है, और कंपनीज के भी लॉबीज होते हैं, ऑफिशियल लॉबीज। जी, तो ये जो लॉबिंग की बात हम कर रहे हैं, ये भी तो खबरें आई थी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, ये भी छपी थी कि पाकिस्तान ने जो अपनी लॉबिंग करने के लिए जिन लोगों को हायर किया था, दे वे क्लोजर टू प्रेसिडेंट ट्रंप, और शायद इस वजह से पाकिस्तान का साइड थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिवली व्हाइट हाउस में रखा गया। भारत ने जिन्हें हायर किया था वो उतने इफेक्टिव नहीं निकले। अब ये सब स्पेकुलेशन है, हम ये कह नहीं सकते कि आपको कौन तो इफेक्टिव जानकारी है, होगी कौन सर, कौन आपको तो इफेक्टिव नहीं जानकारी है। होगी। पर लॉबिंग फर्म मतलब इसेंशियल जो मैंने देखा है जी। यूएस में लॉबिंग फर्म बिना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉबीज के थ्रू ही काम चलता है। काम चलता है मतलब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए किसी के साथ, किसी के साथ मिलना है। उनका काम ये नहीं है कि आपका काम करवाना, उनका काम सिर्फ आपको एक्सेस देने का है। अच्छा। हाँ, मैं इस सेनेटर को मिलना चाहता हूँ, इस कांग्रेसमैन को मिलना चाहता हूँ, व्हाइट हाउस में ये है, वो है, वो दरवाजे खोल देते हैं आपके लिए। अच्छा। वो फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, तो आपको करना है। हाँ, एक्सेस दिलवाते हैं। काम नहीं करवा सकते? नहीं, शायद काम भी करवा सकते हैं, पर वो तो मेरे ख्याल से वो मैंने नहीं देखा कि लॉबिंग फर्म आपका काम करवा दे। अच्छा, काम तो आप ही को करना है, जो करना है। अच्छा, पर इसमें कितनी सच्चाई है कि भारत ने शायद जिनको हायर किया था वो उतने इफेक्टिव नहीं निकले? ये मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे फेमिलियरिटी नहीं है ना तो इनके लॉबीज के बारे में, ना तो हमारे लॉबीज के बारे में। ओके। जो मतलब अभी की स्थिति है जी। और मेरा जो स्थिति जब मैं था वहां पे, अब तो 6 साल हो गए जी, तो थोड़ा सा। उस वक्त क्या स्थिति थी? उस वक्त भी हमारे लॉबिंग फर्म्स थे। हाँ। और मेरे ख्याल से अगर हम उनको कहते थे कि देखिए हमें, एक उदाहरण मैं देता हूँ। हाँ। एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ एंटी इंडियन बिल था जी। कांग्रेस में, जी। जो हमारे बिल्कुल खिलाफ था, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं था उसमें। और उस बिल में शायद वो टेबल करने वाले थे जो कांग्रेस मैन जिन्होंने ये इनिशिएट किया। हाँ। तो एक हमें मीटिंग चाहिए थी ये जो फॉरेन रिलेशन सेल के चेयरमैन के साथ, ठीक है, ताकि उसको रोका जाए। क्योंकि एक बिल जब टेबल होगा तो पास हो जाता है, चाहे कि आपको 20 वोट मिले या 25 वोट मिले, ठीक है, मतलब नॉर्मल कोर्स में चला जाता है। ठीक है। और ये मीटिंग मिल नहीं रहा था कि उनको भी थोड़ा सा कंसर्न था कि ये काफ़ी पावरफुल लॉबीज उनके जो पार्टी में हाँ। ये शायद पुश कर रहे थे। अच्छा। उनको लगा था। तो हमने ये लॉबिंग फर्म को कहा कि ये मीटिंग हमें ज़रूर चाहिए, आप जो भी कीजिए पर हमें ये मीटिंग चाहिए। और इन्होंने इनके आईओज भी यूज भी होते हैं, मतलब इनके फेवर्स भी किसी के लिया हो तो उस टाइम आप कहते हैं आई एम कॉलिंग द फेवर्स, जो भी है, जो भी इन्होंने किया मीटिंग दिलवाया। अच्छा। और मैंने जाके इनको कहा कि देखिए स्थिति बदल रही है, जो आप करेंगे वो मतलब हमारे दो देशों के बीच में रिश्ते पर असर पड़ेगा। तो ये आप 2 हफ्तों के लिए, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए रुके। अच्छा। और मतलब रिलक्टेंटली वो मान गए, मतलब मान गए, सहमत हो गए, वो रोक दिया 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के बाद क्रिसमस आया, न्यू ईयर आया, उनके बजट आया और सिचुएशन बिल्कुल चेंज हुआ और बिल कभी पास नहीं हुआ। पर इन्होंने ज़रूर, ये आप लॉबिंग फर्म को ये क्रेडिट दे सकते हैं कि इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। अच्छा। और हमें उस रूम में डाला, और उस रूम में क्या कॉन्वर्सेशन है वो उनका कंसर्न नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हम क्या करें। अच्छा, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि कोविड के समय आप विदेश सचिव थे, उस वक्त जो वैक्सीन मैत्री की बात
और भारत ने जो वैक्सीन मैत्री किया, इतने अलग अलग देशों को वैक्सीन भेजा, उसके पीछे जो कूटनीतिक थॉट थी, जो डिप्लोमेटिक थिंकिंग थी, वो क्या थी? क्या चाहते थे? व्हाट वाज द मोटिव? नहीं, देखिए, दुनिया में इतना मतलब नेगेटिव असर पड़ा था। हाँ। हज़ारों लोग मर रहे थे, बहुत सीरियस मतलब स्थिति था, लॉकडाउन्स थे, और कई देशों ने हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारा कोई कैपेसिटी नहीं है, ना तो हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैसे मतलब संभाला जाए। और एक इसका भी मैं एक बहुत पर्टिनेंट उदाहरण देता हूँ कुवैत के बारे में। जी। जब मैं इस बार कुवैत गया था ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ, तो वहाँ पे एक दीवानिया सिस्टम होता है जिसमें यहाँ के बड़े बड़े लोग आते हैं और फ्री फ्लोइंग डिस्कशन, इनफॉर्मल अनौपचारिक रूप पे डिस्कशन होते हैं। तो उन डिस्कशंस में कुछ मुद्दे आए कि देखिए हमारे रिश्तों में क्या, तो मैंने कहा कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2020 में मार्च में जब ये कोविड शुरू हो रहा था, तो आपने हमें रिक्वेस्ट किया कि कुछ हमें मदद चाहिए कि इस पे कैसे डील कर सकते हैं, हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दीजिए। उस टाइम में 2 हफ्तों में हमने एक टीम भेज दिया, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के, जो हम कहते हैं रैपिड रिस्पांस टीम, और वो कुवैत जाके वहाँ पे पूरी मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और उनको सिस्टम डेवलप किया जिससे कि ये संभाल पाए। ठीक है। और इनको पता लग, हमें उससे याद दिलवाया, और उन्होंने सभी ने स्वीकार किया कि आपका जो मदद था कोविड के टाइम में, वो मतलब 100% किसी ने इतना मदद हमें नहीं किया जितने आपने किया। शुरू से ही ये RRT का सिस्टम से लेके वैक्सीन मैत्री तक हमने इन दोषों को मदद किया। जी। बीच में जो आइलैंड स्टेट्स हैं इंडियन ओशन में, वेस्टर्न इंडियन ओशन में, मॉरिशियस, सेशेल्स, कोमोरोस, तो ये सागर जो प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये मैरिटाइम सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, उस सागर ऑपरेशन पे हमारे नेवल शिप्स दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर्स के साथ इन देशों में गए और वहाँ भी इतना मदद किया जिससे इनको कोविड का मुकाबला कर पाए। ओके। तो ये जब मैं कहता हूँ वर्किंग फॉर द ग्लोबल गुड, कॉमन गुड, जो प्रधानमंत्री जी का ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन का एक आप कह सकते हैं एक दृष्टिकोण था, उस बेसिस पे हमने जितना मदद किया दुनिया के देशों को, वो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। कोई इस पे कंपैरिजन नहीं है। और आज तक जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं, लोग मतलब उनके लीडर्स, उनके जो जनता है, वो इतने मतलब सम्मान दिखाना चाहते हैं। तो ये अवार्ड जो है उसका एक मैनिफेस्टेशन है, मतलब उसका एक आउटकम है जी। कि आपने जो किया हमारे लिए, उसके लिए हम एक छोटी सी मतलब हमारी तरफ से आपको हमारे हाईएस्ट अवार्ड तो दे सकते हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। और इसको जैसे मैंने कहा मिनिमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सॉवरेन देश दूसरा सॉवरेन देश को सम्मान कर रही है। जी बिल्कुल। तो और ये जिस तरीके से पिछले 11 साल में हम लोगों ने देखा है, प्रधानमंत्री जी ने भारत को वैश्विक स्तर पे एट द यूनिवर्सल लेवल, आई मीन इंटरनेशनल लेवल, एक अलग एलिवेशन दिया है, एक अलग पद हो गया है भारत का। इज्जत से भारत को देखा जाता है, इज्जत से हम भारतीयों को देखा जाता है। नाउ वी आर बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर्स। तो ये चेंज तो 11 साल में बिल्कुल दिखी है। मगर कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं सर। उस डिफ़िकल्ट डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में किस तरीके से नेगोशिएट करना, कैसे बाहर निकलना। जैसे आपके ही समय पर जब युद्ध शुरू हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो आपने बच्चों को वहाँ से, हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने की कोशिश की थी, और कोशिश के सक्सेसफुली उनको निकाला। उसमें प्रधानमंत्री जी का भी भागीदारी थी। उस वक्त उन्होंने बात किया था, मुझे जो याद है, शायद प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात किया था। वो मैं जानना चाहती हूँ, ये अंदर की कहानी क्या थी, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए। 2 देश लड़ रहे हैं, फुल फ्लेजेड वॉर चल रही है दोनों तरफ से। उसमें अपने बच्चों को, अपने देश के लोगों को बाहर सेफली निकालना कितना बड़ा चैलेंज था। प्रधानमंत्री जी का सिर्फ भागीदारी नहीं थी, प्रधानमंत्री जी ने पूरे ऑपरेशंस को खुद ही ओवरसी किए। ओके। और ये कभी मैंने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री के लेवल में जी। वो खुद मतलब इस एक्सरसाइज के कोऑर्डिनेटर थे। ओके। इतने मतलब टॉप लेवल पे, क्योंकि इनका ये थोड़ा सा चिंता था कि हमारे 22,000 बच्चे थे वहाँ। जी। मतलब
आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो थे मेडिकल कॉलेज में 22,000 स्टूडेंट्स थे। तो ये मामूली मतलब सिचुएशन नहीं था। और जैसे आपने करेक्टली बताया, ये मतलब युद्ध के बिल्कुल बीच में फंसे हुए थे। तो कई स्थितियां थे जैसे खार्किव में, सूमी में, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स थे जी। और जहाँ से हम निकाल पाए बच्चों को, किसी तरह निकाल पाए, वो चले गए। और प्रधानमंत्री जी ने हर शाम को मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखते थे हर शाम को, हर रोज विदाउट फेल, जितने भी मतलब एजेंसीज डिपार्टमेंट्स इससे मतलब संबंधित थे, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या एयरफोर्स हो या जो भी हो या विदेश मंत्रालय, सभी थे वहाँ पे। और सभी का मतलब रिपोर्ट लेते थे और डायरेक्शंस देते थे। अच्छा। हाँ, उनके मार्गदर्शन के अनुसार मतलब इस पूरे ऑपरेशन को लीड प्रधानमंत्री जी इफेक्टिवली कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम, आप समझ सकते हैं, जब हम सफल हो गए कि 22,000 बच्चों को वहाँ से मतलब भारत ले आए, सिर्फ एक बच्चा शेलिंग में उनका मतलब बहुत अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हुए, पर इसके अलावा 22,000 बच्चे वापस आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, स्मूथ एक्सरसाइज रहा, पर इस कॉम्प्लिकेटेड पर स्मूथ एक्सरसाइज रहा। इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मतलब खुद ही कोऑर्डिनेट किया, डायरेक्ट किया, मतलब डायरेक्शंस दिए, और सभी जितने भी एजेंसीज थे उनका 100% कोऑपरेशन था कि ये एक्सरसाइज ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल हो। ओके। और मेरे ख्याल से ये भी एक केस स्टडी है जहाँ पे कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने इतने संख्या में इतने मतलब स्टूडेंट्स के लेवल पे बच्चों को इवैक्यूएट किया इतनी अच्छी तरह। यूएस ने तो कहा कि जो भी हमारे सिटीजन हैं वो निकल जाएं, आप अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जी। और कई देशों ने हमें भी रिक्वेस्ट किया कि आप अगर निकाल रहे हैं तो हमारे भी बच्चों जी को जी, निकालिए। आपने निकाला भी? हमें याद है एक पाकिस्तानी बच्चा भी था जो भी हमारे साथ निकले, हाँ। सूमी से, मतलब हार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकाला गया। और कैसे किया वो दूसरी अब अगर हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे मतलब कैसा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन रहा। हाँ। पर ये ऑपरेशन मतलब इसका ये जो हॉलमार्क्स जो कहते हैं, जो मेन एलिमेंट्स हैं, एक तो फुल कोऑपरेशन हुआ, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वहाँ के हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे, रामकृष्ण मिशन वगैरह वहाँ पे उन देशों में थे, उनको भी कोऑप्ट किया। अच्छा। उन्होंने ये कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए, लंगर वगैरह मतलब अरेंजमेंट्स किए, जो बच्चे थे उनको कंफर्टेबली रखा जब तक कि उनको इवैक्यूएट कर सकते थे। तो होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच था इसमें। अच्छा। तो एक तो कोऑर्डिनेशन लेवल, टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन, सेकेंडली कैसे करना उसका इमेजिनेशन, आइडिया, और ये हमारे मंत्रियों को भेज के, हर एक देश में एक मंत्री को भेज के ओवरसाइट करना जी। और थर्ड लेवल पे ऑन द ग्राउंड कैसे कोलैबोरेट करना और हाई लेवल पे कैसे बात करना। प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बार तो राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की, दोनों से बात करी थी। विदेश मंत्री जी स्वयं अपने काउंटर पार्ट से बात किया। हमारे लेवल पे भी मैंने पूरी कांटेक्ट रखे थे और इनके राजदूतों के साथ भी रखा था। तो ये होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच होते हुए ऑपरेशन गंगा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ जी। हालांकि ये बड़ा मतलब अगर आप देख सकते हैं, आउटकम्स देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव आउटकम्स, तो बहुत ही मतलब रिस्की ऑपरेशन भी था। रिस्की ऑपरेशन था। तो जब ये चल रहा था, जब बच्चों को निकाल रहे थे, जब आप लोगों ने ये भी बताया कि आपने रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया जाए जो हमला है दोनों तरफ से, ये डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, थिंग्स कैन गो रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल, जब भी ये डर तो ज़रूर था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि शेलिंग हो रहा था, मतलब रशियन फोर्सेस भी थे उस साइड में, लड़ाई चल रही थी, और इस बीच में हम इतने भारी संख्या में हमारे नागरिकों को निकाल रहे, मतलब इवैक्यूएट कर रहे थे, उसमें कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था, बट आप लोग ने सक्सेसफुली उसको कैरी आउट किया। सर, आप बांग्लादेश में भी राजदूत थे, यूर एम्बेसडर थे। सर, अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है और जिसके बारे में हमारे CDS ने भी हाल में
ये हाईलाइट किया है कि एक इशू बनता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरीके की चाइनीज़ इंट्रूजन हो रही है बांग्लादेश में। स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड में, भारत के स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड में ये जो एक एक्सेस उभरता हुआ नज़र आ रहा है, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये हमारे लिए बड़ा खतरा फ्यूचर में बन सकता है। और बांग्लादेश की स्थिति अभी जिस तरीके की है, जो अब कू के बाद जो स्थिति है बांग्लादेश में, वो भारत के लिए कंड्यूसिव नहीं है। और उसमें चाइना जिस तरीके से दखल दे रहा है, भारत के खिलाफ वहाँ पर माहौल बन रहा है, इन सब को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है फ्यूचर में जो दैट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर अस? ये हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी देशों में ऊपर नीचे होने का बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे आपने देखा श्रीलंका में भी काफ़ी मतलब कई सरकार के एक्शंस हमारे खिलाफ थे जी। उसके बाद वो सिचुएशन कंट्रोल किया। हाँ। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्थिति है श्रीलंका में। मालदीव में भी ये हालात था कि एक गवर्नमेंट जो एंटी इंडियन प्लैंक पे ऑफिस में आया पर था, वो न्यूट्रलाइज हुआ, एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। और मेरे ख्याल से ये मतलब अभी इनकी जानकारी भी है कि भारत एक देश है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। मतलब हमारे जब चुनौतियां हो तो सिर्फ भारत ही है जो हमें मदद कर सकती है। चाहे कि काउंटर टेररिज्म हो, एंटी पायरेसी हो, फूड शॉर्टेज हो, सप्लाईज की शॉर्टेज हो, या तो फंडिंग की शॉर्टेज हो। नेपाल, भूटान, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, और अफ़गानिस्तान भी आप देख सकते हैं कि हालांकि तालिबान आ गए हैं, वो भी देखते हैं कि भारत के साथ अच्छा संबंध कैसे रखें। तो बांग्लादेश में भी परिस्थिति बदलेगी। हाँ, और इस पे हमें बिल्कुल प्रयास रखना चाहिए। क्या भारत इस पे काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमें ये जारी रखना चाहिए, हमारे जो प्रयास हैं उस देश में, और परिस्थिति ज़रूर बदलेगी। आशा है आपको कि सिचुएशन बदल जाएगी? बिल्कुल। ओके, ठीक है। आखिर में सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी अलग अलग देशों में सर्व करते हुए बिताई है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अभी दिख रही है सर, देखिए अभी हाल में ही ये बयान आया, जो आयतुल्लाह खमैनी के सलाहकार हैं, उनका नाम मोहम्मद लारिजानी है। उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने मार-लागो के मायामी के बीच हाउस में सन बात करते रहेंगे, उस वक्त एक ड्रोन आएगी, उन्हें हिट करेगी, उनकी मौत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट है उनको कि बच के रहिए, वरना आपका मर्डर हो सकता है व्हाइल यू आर सन बेदिंग एट योर मायामी बीच हाउस। एक तरफ से ऐसी चीजें बोली जाती, ऐसी स्टेटमेंट्स होती है, दूसरी तरफ हमने देखा पूरी दुनिया की प्रेस के सामने किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच में जो बातचीत हुई व्हाइट हाउस में, एक तरीके से लोगों ने कहा जलील करके बाहर निकाल दिया गया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, उसके बाद वो फिर साथ में आ जाते हैं। इस तरीके की डिप्लोमेसी, लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमने इस नीचे स्तर की अभी तक नहीं देखी जैसी अब दिख रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी, ये माहौल कभी भी दुनिया में नहीं था जैसा अभी देखा जा रहा है? हमने पहले डिस्कस किया था कि जो दुनिया में जो परिस्थिति है, हाँ, आज एक अनसर्टेनिटी और कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति है। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं, कल भी आप नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा दुनिया में, किस जगह पे युद्ध शुरू होगी, या किस जगह पे कोई मतलब ऐसा स्थिति हो जिससे आपको हेडलाइंस पे देखना पड़ेगा। तो ये मतलब एक दिन से दूसरे दिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन तो आप छोड़िए। तो इस स्थिति में जहाँ पे ये विवाद बहुत ही बढ़ गया है, और मैंने कहा हमारे जैसे देश, भारत जैसे देश, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और ले भी रहे हैं हम, कि हम मतलब दुनिया में कि स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। अगर आप ग्लोबल साउथ को देखें तो ये देश हमें कहते हैं कि एक अगर देश हो जो आज का स्थिति में जो आज की चुनौतियों के सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये भारत है। अपने उदाहरण देखें, मतलब अपने एग्जाम्पल्स देखते हुए हमारे देश में हमारे सक्सेसेस, हमारी सफलता, तो ये नोट करते हुए हमें देखना चाहिए कि जो दुनिया में जो विवाद चल रही है उसका असर ऐसे जो आपने बताया इंस्टेंसेस में मतलब दिखाई देते हैं। जैसे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जब बहुत ज़्यादा होता है तो लोग कह देते हैं
स्टेटमेंट्स इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब टेंशन्स बढ़ जाते हैं। तो इस हालात में हमें रिस्पॉन्सिबल मैच्योर लीडरशिप चाहिए, जो मेरे जो ख्याल में जो बड़े पार्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो अभी नहीं दे सकते हैं। हमारे जैसे देश के, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो मतलब परंपराएं हैं, उसके बेसिस पे हम दुनिया में शांति ले आ सकते हैं, दुनिया को हम संभाल भी सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में। बिल्कुल, तो अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया आप देखते हैं सर। फाइनली आपकी बायोग्राफी नॉट एन एक्सीडेंटल राइज, दिस ऑफ कोर्स हाइलाइट्स योर जर्नी फ्रॉम दार्जिलिंग टू द highest echelons of the diplomacy, the personal values and experiences that you bring with yourself. To what extent do we see getting help from all of that when you approach the issues of diplomacy in Rajya Sabha, the international issues? How much of a contribution should India now be expecting from your nomination to Rajya Sabha? ऑफ कोर्स पर्सनल बैकग्राउंड मेक्स अ डिफरेंस। Yeah. जो आपका मतलब बैकग्राउंड जो है, आप जैसे मतलब आप कहाँ रहे हैं, कैसे आपके अनुभव हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं तो एक बहुत ही मॉडेस्ट मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, और मेरे फादर भी गवर्नमेंट में थे, तो हम काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं पूरा देश में हम मतलब क्लोजली देख चुके हैं, रह चुके हैं। अच्छा। मुंबई से लेके चेन्नई और बेंगलोर तक रह चुके हैं। तो इससे मतलब, और मेरे सर्विस ज्वाइंट करने से पहले मैंने दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में भी काम किया। अच्छा। तो इससे भी मेरे ख्याल से काफ़ी मुझे थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी चाहिए थी वो भी आया था। और आज हम जब देखते हैं मतलब करियर के थ्रू, तो जहाँ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे, ये ज़रूर ये फैक्टर्स थे। एक तो ज़रूर जो भी मतलब फॉरेन सर्विस में, जो भी सर्विस में भारत के जो सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग तो होता ही है और आप सीखते हैं अपने सीनियर से, तो ये अनुभव बढ़ता रहता है। पर आपका जो जिससे आपको शेप दिया है, जैसे कि चाइल्डहुड है, आपके जो अनुभव है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से एट अ पर्सनल लेवल मेरा भी काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे, और ख़ास तौर से मेरे पेरेंट्स के, जिन्होंने जब भी मतलब प्रिंसिपल्ड एग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ का बहुत ही मतलब उन्होंने महत्व मतलब सिखाया हमें। और ये देखते हुए हमारे जो पूरी मतलब करियर में ये प्रिंसिपल्स, ये वैल्यूज़ और ये मतलब गिविंग, जो मतलब आप अगर ले रहे हैं तो आप दे भी रहे हैं। और इसलिए मैं मतलब 40 बरस जब मैंने गवर्नमेंट सर्विस ख़त्म किया, और 40 साल की 38 साल तो IFS में और 1.5 साल G20 में, उसके बाद मैं अपने इलाके में गया, अपने होम रीजन में, और आप वहाँ पे एक दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी, एक फाउंडेशन के थ्रू ग्रास रूट्स लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो टी गार्डन जो फेल हो गए हैं, उनके वर्कर्स और फैमिलीज़ के लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, पहाड़ों में जो अंडर प्रिविलेज युवा हैं उनको फ्री कोचिंग, इनको मेंटरशिप, UPSC, डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, अन्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको कैसे ट्रेन करना, उनको कॉन्फिडेंस कैसे देना, सफलता कैसे प्राप्त करवाना, तो ये सब पे हम लगे रहते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंटल इश्यूज़, तो ऑन द ग्राउंड हम काम करते रहते हैं इसमें। और मेरा सिर्फ ये है कि प्राइवेट लेवल पे मैं कर रहा हूँ, एक साधारण नागरिक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने शुरू में ही बताया कि जबकि मैं संसद सदस्य बनूंगा तो मुझे और बेसिस होगा और थोड़ा सा इस पे लेजिटिमेसी होगा कि मैं लोगों के हित में काम कर सकता हूँ। तो इसी प्रयास में मैं भी बहुत ही, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सोचा कि मैं इसका काबिल हूँ, और इस पे मैं लगा रहूँगा, जनता के हित में और देश के हित में मैं काम करता रहूँगा, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और उनके छत्रछाया। ऐसी स्पेकुलेशन है कि अब आपको राज्यसभा लेकर आए हैं तो शायद दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आप सरकार जल्दी ज्वाइन करेंगे इन द कैबिनेट, ऐसी कोई बात है? मेरे तरफ से ना तो मैंने संसद सदस्य का पोस्ट मांगा, मेरे जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पे, अपने मतलब मॉडेस्ट लेवल पे, वो भी बहुत है मेरे लिए। वो भी बहुत है।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस टेन्योर इन राज्यसभा. Thank you very much. We'll see you in the parliament very soon. Thank you. We sir. look forward.